पावर सप्लाई तो जल ही जाएगी, साथ में ग्राफिक कार्ड को भी जला देगी। 80+ का मतलब ये नहीं होता है कि पीएसयू अच्छी भी होगी। आखिर कैसे ये कंपनियां इतने सस्ते दाम में पावर सप्लाई दे पा रही हैं? लोग बेवकूफ नहीं होते हैं, फिर भी वो क्यों इतनी सस्ती पीएसयूज खरीदते हैं? क्या होते हैं जापानीज कैपेसिटर्स और क्यों नहीं हर पावर सप्लाई इन्हें यूज करती? 450 वॉट की पीएसयू का मतलब ये नहीं होता कि वो 450 वॉट दे ही देगी अगर सस्ती पीएसयू है। क्या क्या लगा होता है पीएसयू के अंदर जहां पर चोरी होती है? अच्छे ब्रांड और बुरे ब्रांड में क्या फर्क होता है? आज के वीडियो में हम बात करेंगे पावर सप्लाईज के बारे में और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बड़े धोखे हो रहे हैं और आपको सावधान रहना चाहिए। मैं ज़माने से पावर सप्लाई पे बनाता हुआ आया हूँ वीडियो, लेकिन ये एक वीडियो मैं खास बना रहा हूँ पावर सप्लाई पे, जिससे कि आपको एग्जैक्टली आइडिया हो कि जब आप बहुत सस्ते में एक पावर सप्लाई खरीदते हो तो आप क्या खरीद रहे हो। वो एक हजार्डस चीज़ है, आपके कंप्यूटर को जला देगी, आपके ग्राफिक कार्ड को जला देगी और हो भी सकता है कि आपके घर को भी जला दे। इसलिए इससे सावधान रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं ये भी समझाने की कोशिश करूंगा कि लोगों में कॉमन सेंस होता है, लेकिन उन्हें फिर भी समझ में नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए वो बहुत ही बुरी पावर सप्लाईज खरीद रहे हैं। अगर उन्हें समझ में आता तो वो अच्छी पावर सप्लाईज खरीद लेते। तो यही समझाने का काम मैं इस वीडियो में करूंगा और आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा पीएसयू की, कि इंडस्ट्री में क्या चलता है, इसके अंदर जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो कहां से आते हैं और उनके खराब होने की वजह से क्या होता है। क्या होती है वो चीज जो सबसे पहले खराब हो जाती है एक पावर सप्लाई के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो कुछ सवालों से जो है पर्दा उठाते हैं। मैं सीधे सीधे सवाल पूछता हूँ, उनका जवाब देता हूँ। कई लोगों को ये लगता है कि जैसे पावर सप्लाई कंप्यूटर में लगी हुई है, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो सिर्फ पावर सप्लाई खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी। लेकिन क्या ये पावर सप्लाई जाते जाते आपका कुछ ग्राफिक कार्ड या कोई और चीज़ भी खराब कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ करंट खराब आया तो पावर सप्लाई खराब हो गई, बाकी कंप्यूटर बचा रह गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जाने से पहले वो आपके कुछ कंपोनेंट्स ले गई साथ में, जैसे कि ग्राफिक कार्ड, वो भी खराब कर गई। फिर कुछ सवाल उठते हैं कि जैसे कोई कंपनी होती है या ब्रांड होता है, वो आखिर पैसे कहाँ बचाता है? इसका सवाल का जवाब थोड़ा लंबा है तो मैं धीमे धीमे आगे देता हूँ। फिर एक और सवाल उठता है कि पीएसयू अगर खराब है तो क्या यूपीएस का कोई रोल आता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जो अलग से लोग खरीदते हैं, क्या वो किसी तरीके से बचा सकता है? उसको भी लगा ले कंप्यूटर के अंदर। क्या ये करना चाहिए या महंगी पावर सप्लाई खरीद लेनी चाहिए? क्या सही तरीका है? क्या हम अच्छे ब्रांड में जाएं तो हमेशा ये गारंटी होगी कि अच्छा पीएसयू मिलेगा? क्योंकि पास्ट में मैंने आप कई वीडियोस बनाए हैं, जैसे एसएसडी स्कैम वाला वीडियो बनाया था मैंने, उसमें भी बताया था कि गारंटी नहीं होती है। कई बार बड़ा ब्रांड भी चालाकी दिखा जाता है। तो क्या ऐसा पीएसयू में भी होता है? बिल्कुल होता है, ऐसा पीएसयू में भी होता है। सेम कहानी है जैसा एसएसडी में होता था, कि हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट में कंपोनेंट्स कुछ और लगे हो और सेम मॉडल इंडिया में आता हो, उसके अंदर कंपोनेंट्स चेंज हो जाते हो। ये हर जगह होता है क्योंकि चाइना में सप्लाई होती हैं चीजें, और बड़ा ब्रांड भी ये कर सकता है। छोटे ब्रांडों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। फिर दूसरा सवाल उठता है कि जैसे लोग कभी नहीं लड़ेंगे कि 1650 ज्यादा बेटर है कि RTX 3050 ज्यादा बेटर है। क्लियरली सबको पता है कि RTX 3050 ज्यादा बेटर है बजाय GTX 1650 के। तो फिर उन्हें पावर सप्लाई में क्यों नहीं ये चीज दिखाई देती? क्योंकि एग्जैक्टली उसी समय कोई रिजल्ट उन्हें नहीं दिखाई देता, कोई उनका FPS बूस्ट नहीं होता है। सस्ती पावर सप्लाई भी कंप्यूटर चला रही थी, महंगी पावर सप्लाई भी कंप्यूटर चला रही थी, तो उन्हें दिखाई नहीं देता है कि आखिर फायदा क्या है महंगी पावर सप्लाई में। यही एक रीजन है कि लोग जो है सही पावर सप्लाई नहीं खरीद रहे हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि बहुत ही कम रेप्यूटेड पावर सप्लाईज हैं और बहुत ही ज्यादा बेकार पावर सप्लाईज हैं, क्योंकि सस्ता वाला मार्केट सबको कैप्चर करना है, वो बड़ा आसानी से कंपनियां कर लेती हैं, उसमें कुछ ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं जाता। साथ में एक सवाल उठता है कि चलो वो सब ठीक है आई जी, लेकिन कम से कम जो सस्ते ब्रांड्स होते हैं, चीप ब्रांड्स होते हैं, उनके लिए नंबर मायने रखते हैं कि नहीं रखते हैं? चीप ब्रांड के लिए नंबर कोई मायने नहीं रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक बहुत ही सस्ते ब्रांड की पावर सप्लाई खरीदी है 450 वॉट वाली, तो गारंटी नहीं है कि वो 450 वॉट निकालेगी। हो सकता है वो सिर्फ 400 वॉट निकाले, लेकिन ठप्पा उस पर लगा हुआ था 450 वॉट का। फिर एक सवाल उठता है कि चलो पावर सप्लाई खराब हो गई तो ठीक है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, उसे रिप्लेस कर लेंगे, बस इतनी दिक्कत है। इतनी सी दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये, अगर दिक्कत होती ना तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी कि कुछ खराब हुआ, कंप्यूटर बंद हो गया, आप डायग्नोस करोगे, पता चलेगा पावर सप्लाई खराब थी, या तो आपने उसे एक्सचेंज के लिए भेज दिया या नई पावर सप्लाई खरीद के ले आया, लगा ली, काम आपका 35 हो गया। अगर ऐसा होता ये तो बहुत अच्छी कंडीशन है। लेकिन क्या होता है, बाकी कंपोनेंट्स की तरह कई बार पावर सप्लाई भी मरने से पहले आपको कई बार झटके देती है, जैसे कंप्यूटर चलते चलते बंद हो जाएंगे और ऐसा महीनों तक होगा।
और आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरी गलती है कि कौन सा कंपोनेंट खराब है। अगर कोई चीज़ पर्टिकुलरली खराब हो जाए तो उसे डायग्नोस कर पाना आसान होता है, क्योंकि कंपोनेंट्स में आपने दूसरा एक सही पार्ट लगा दिया तो कंप्यूटर आपका चला पड़ा, तो आपको क्लियर हो गया पावर सप्लाई खराब थी। लेकिन जब आप डायग्नोस कर रहे होगे तब भी पावर सप्लाई कंप्यूटर ऑन कर देगी, तो आप डायग्नोस भी नहीं कर पाओगे कि आखिर खराब क्या है। तो मरने से पहले कई बार कई महीनों तक आपका खून पी के जाएगी एक सस्ती पावर सप्लाई। इस एंगल से भी आप देखना, ये उन लोगों पे तो फर्क नहीं पड़ता है जो सिर्फ गेमिंग कंप्यूटर बना रहे हैं, उनके समय की कोई बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है, लेकिन उन लोगों पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है जो अपना बिजनेस चला रहे हैं अपने कंप्यूटर से। और पास में हमने ये भी देखा है कि अगर सिर्फ जैसे सस्ते पावर सप्लाईज की बात चल रही है तो इस स्कैम में सब लोग आते हैं। मैंने कहा ना, बड़े ब्रांड्स भी आते हैं। एक गीगाबाइट का आपने पूरा किस्सा सुना था पावर सप्लाईज का। नोइंगली गेमर नेक्सस का बहुत कर्रा कवरेज है, नोइंगली न्यूएग और गीगाबाइट मिलके खराब पावर सप्लाईज बेच रहे थे, जिसका 50% का खराब रेट था, यानी कि 2 में से 1 खराब हो जाएगी। ये एक बड़ा ब्रांड था जो कि ये कर रहा था। ओवरऑल मैं ये कह दूं गीगाबाइट बहुत ही रेपुटेबल ब्रांड है, ऐसा बाकी चीज़ों में नहीं हुआ। मैंने भी कई कंपोनेंट्स चलाए, लेकिन ये किस्सा भी हुआ है और वेल डॉक्यूमेंटेड है ये किस्सा। ऐसे ही मैंने आपको एसएसडी स्कैम वाली वीडियो में भी बताया था कि बड़े ब्रांड्स भी, सैमसंग जैसे ब्रांड्स भी अपने कंट्रोलर वगैरह चेंज कर देते हैं। अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानना है, एसएसडी स्कैम के बारे में, तो आप एसएसडी स्कैम वाला वीडियो देखो। अब एक बड़ा सवाल आता है कि आखिर कौन से कंपोनेंट्स हैं जो खराब होते हैं पावर सप्लाई के अंदर। वैसे तो छोटा जवाब ये है कि ज़्यादातर खराब होते हैं कैपेसिटर्स और मॉसफेट्स, लेकिन इसका एक बड़ा जवाब है, वो आपको तब पता चलेगा जब मैं आपको पूरे हार्डवेयर के बारे में बताऊंगा कि एक पावर सप्लाई के अंदर क्या लगा होता है और कैसे ब्रांड्स वहां पैसे बचाते हैं। और कई बार उनकी मजबूरी होती है कि वो अच्छे कंपोनेंट्स लगा ही नहीं सकते। देखिए, सस्ते ब्रांड्स को रिकमेंड करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सबको जो है 20-20 हज़ार के कंप्यूटर के लिए 15-15 हज़ार की पावर सप्लाईज नहीं बता सकता, मुझे ये बात समझ में आती है। लेकिन अगर सस्ता ब्रांड भी मैंने रिकमेंड किया है तो मैं उसकी पास्ट हिस्ट्री देखता हुआ आता हूं कि इसने यूएस में, यूरोप में, इंडिया में कभी कोई दिक्कत नहीं करी, और इसके कई रिव्यूज भी हैं। और ये जो जिस ब्रांड से आता है वो बड़ा ही रेपुटेबल ब्रांड है। तो सस्ती पावर सप्लाई अगर मुझे रिकमेंड करनी है तो मैं ये सब चीजें हिस्टोरिकल डाटा को देखते हुए रिकमेंड करता हूं। और आप सस्ते का मतलब आप बात समझ रहे हो। मैं आपको कभी भी कीबोर्ड और माउस जो है आप सस्ता कभी खरीदोगे तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, क्योंकि वो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। अगर आपका कीबोर्ड खराब हो गया, आपको फौरन पता चल जाता है कीबोर्ड खराब हो गया, उसको आप एक साइड फेंकते हो, दूसरा लगाते हो, आपका कंप्यूटर जो है ना आपको परेशान नहीं कर रहा है। लेकिन पावर सप्लाई वो चीज़ है जो कि बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट कर देगी और बहुत ज़्यादा डेंजरस है। कीबोर्ड और माउस कोई डेंजर तो नहीं होते हैं ना, आग तो नहीं लगा सकता ना कीबोर्ड और माउस। अब इस चैनल पे हम मोस्टली जो है एक बजट बिल्डर को टारगेट करते हैं, ज़्यादातर सस्ते कंपोनेंट्स की बात करने की कोशिश करते हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर कोई झेलेगा तो वही झेलेगा, क्योंकि उसे आप कितना भी समझा लो कि तू जो है 3,500-4 हज़ार की पावर सप्लाई लेके आया इस कंप्यूटर से, वो देख रहा है सेम चीज़ें 450 वाट या 550 वाट उसे 1700 रुपये में, 1500 रुपये में मिल रही है, और उसके भी डब्बे चमक रहे हैं। वो ब्रांड भी देखने में ठीक ही लगता है, अच्छे खासे उसके रिव्यूज़ भी हैं अमेजोन वगैरह पे, तो वो 1500 वाली खरीद के ले आता है मेरे बताने के बावजूद कि ये 3.5 वाली खरीदो, तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। और भुगतेगा सबसे ज़्यादा बजट बिल्डर ही जब दिक्कत होगी। पीसी बिल्डिंग का अगर पूरा एक्सपीरियंस खराब हो गया, मतलब चलना चाहिए कंप्यूटर, मैं हमेशा कहता हूं कि फर्स्ट टाइम बिल्डर भी हो आप तो कंप्यूटर चलना चाहिए, उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और हो सकता है कि पावर सप्लाई की वजह से ये दिक्कत आ जाए और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस पीसी बिल्डर का खराब हो जाए। और दोबारा मैं एक ही बात रिपीट कर रहा हूं कि ठीक है, आप मतलब नेट फर्स्ट टाइम पीसी बिल्डर हो, क्या आप डायग्नोस कर लोगे? इतने बड़े चीते हो आप, अगर कोई दिक्कत होती है कि क्या दिक्कत थी उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा कि एक्सचेंज हो जाएगा, नहीं आ जाएगी, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, डायग्नोस कर लोगे आप? बाय द वे यहाँ पे मैं आपको बात बताऊं कि कैसे खरीदनी है अच्छी पावर सप्लाई। अच्छी पावर सप्लाई के अंदर क्या क्या चीजें और होती हैं, इस वीडियो तो मैं बताऊंगा कि चोरी कहाँ पर होती है पावर सप्लाई के अंदर। लेकिन अगर अच्छी पावर सप्लाई के आज के ज़माने में 2025 में हम लोग जा रहे हैं, उस ज़माने में कैसी पावर सप्लाई आपको अपने ठीक ठाक कंप्यूटर के लिए खरीदनी चाहिए, वो मैंने एक और वीडियो बनाया है, हाउ टू चूज अ पावर सप्लाई, उसमें आप देखना। उसमें कई टेक्निकल बातें हैं, मैं इसमें टेक्निकल बातें नहीं करूँगा, मैं इसमें चोरी की बात करूँगा, हार्डवेयर वाली बात करूँगा, ब्रांड्स की मक्कारी की बात करूँगा। उसमें दिखाया है कि क्या चीजें एक अच्छी पावर सप्लाई में चाहिए होती है, वो जरूर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको। मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रहा हूं क्योंकि कई ब्रांड्स की बहुत ही डीप रूट्स हैं, बहुत गहरी जड़ें हैं, उनकी मार्केटिंग बहुत तगड़ी है, हर जगह वो है, उन्हें पता है कौन से नंबर्स को टारगेट करना है, तो उनकी मार्केटिंग बहुत तगड़ी चल रही है, उनकी यूनिट्स बहुत सेल कर रही हैं, और वो अच्छी पावर सप्लाईज नहीं है। उनके डब्बे देखोगे आप तो चमकते हुए
बिल्कुल अच्छे से होंगे, जैसे बिल्कुल रेप्यूटेड ब्रांड्स के आते हैं। उनकी पावर सप्लाईज आप देखोगे, कलर वलर उन पावर सप्लाईज का बहुत अच्छा होगा, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खोखली पावर सप्लाईज है। मैं तो उन ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ जो बहुत ही सस्ते में दे रही हैं, लेकिन साथ में मैं उनकी भी बात कर लूँ जो बड़े ब्रांड्स भी हैं। जैसे मैंने कहा ना, ये भी झूठ बोल देते हैं। जैसे एक कॉमन झूठ बोला जाता है बड़े ब्रांड्स के बीच में भी, इंटरनेशनल ब्रांड्स के बीच में भी, कि पंखे की बियरिंग कौन सी है जो सबसे अच्छी वाली FDB वाली बियरिंग होती है। कई बड़े ब्रांड्स कहते हैं ये लगी हुई है हमारे पंखों में, जो कि एक झूठ होता है। अच्छा, मतलब ये है कि क्या फर्क पड़ता है? नहीं, जो वो पंखे लगाते हैं वो भी अच्छे थे, लंबे चलेंगे, लेकिन बात मुद्दे की है झूठ बोलने की। झूठ बोलने की आपको जरूरत क्या है? क्यों आप दिखा रहे हो कि सबसे अच्छी क्वालिटी के इसमें बेयरिंग्स लगे हुए हैं इसके पंखे में जो इस पावर सप्लाई में लगा हुआ है? तो आप भी समझ जाओ, जब बड़े ब्रांड्स भी ऐसी मक्कारी करते हैं तो छोटे ब्रांड्स तो हर तरह की जो मक्कारी हो सकती है वो करेंगे। पावर सप्लाई की बात चल रही है तो ऑब्वियसली कई लोग कहते हैं कि PSU टियर लिस्ट देख लो। बिल्कुल इस समय जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। PSU कल्टिस्ट नाम की एक टियर लिस्ट है, उसमें अच्छी खासी पावर सप्लाई दे रखी है। पहले जॉनी गुरु का नाम चलता था। जॉनी गुरु एक ज़माने पहले छोड़ के चले जा चुके हैं, उन्होंने कॉर्सेयर ज्वाइन कर ली थी। पहले वो एक बहुत बड़ा रिव्यूअर हुआ करता था जो पावर सप्लाई के बिल्कुल चिट्ठे खोल देता था, कौन सी कैसी है, इसमें क्या लगा हुआ है। और मैं आपको बताऊं, इतनी कमी चल रही है PSU रिव्यूअर्स की इंटरनेशनली, यहाँ तो होता ही नहीं है, इंटरनेशनली इतनी कमी चल रही है कि अभी आप चले जाओ टेक पावर अप के पेज पे, वहां पे मैं कम से कम 30-35 दिन से देख रखा हूं कि उन्होंने पोजीशन निकाल रखी है कि PSU रिव्यूअर हमें चाहिए। 30-35 दिन से वो हायर नहीं कर पाए हैं, जबकि इंटरनेशनल वेबसाइट है, उन्हें PSU रिव्यूअर नहीं मिल रहा कोई। साथ में एक सवाल उठता है कि 80+ है अगर पावर सप्लाई तो ठीक होगी। ये मैं इसका लंबा जवाब दूंगा आगे, लेकिन मैं एक बात पहले बिल्कुल ही जवाब इसका साफ साफ दे दूं। 80+ का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि ये अच्छी पावर सप्लाई है। लेकिन अब आप ये भी सोच लो 80+ क्या होता है, मैं वो आगे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अगर जिस ब्रांड के पास PSU पे 80+ का भी ठप्पा नहीं है तो सोच लो आप वो कितनी बुरी पावर सप्लाई होगी। कई लोगों का एक सीधा सीधा सवाल ये होता है कि हम कौन सी कितने वॉट की पावर सप्लाई खरीदें अपने कंप्यूटर के लिए। ये तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो कि आपका कंप्यूटर कितने वॉट्स चाहता है। जो जनरल रूल बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि अगर आपका कंप्यूटर कह रहा है कि मुझे 100 वाट चाहिए तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 1.5 से, यानी कि आपको 150 वाट की पावर सप्लाई चाहिए। यानी कि आपकी जो भी वोल्टेज है उसको आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने की आपको कम से कम पावर सप्लाई खरीदनी चाहिए। एक तो ये होता है कि अगर कोई पावर स्पाइक्स होती हैं ग्राफिक कार्ड की वजह से तो ये पावर सप्लाई संभाल लेगी, और थोड़ा सा ये भी होता है कि कल आप कुछ अगर हार्डवेयर अपग्रेड करते हो तो भी आपकी PSU केपेबल है। 1.5 का नंबर जो है वो ऐसा कोई खास नंबर नहीं है, बस ये है कि एक समझाने वाली बात होती है ये। लेकिन इसलिए कहा जाता है कि एक बार को आप ज़्यादा वोल्टेज की पावर सप्लाई खरीद लाओ, उससे इतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर कम वोल्टेज की पावर सप्लाई खरीद लाए तो नुकसान बहुत बड़े बड़े होंगे। पावर सप्लाई सही है, कंप्यूटर सही नहीं चलेगा, रैंडम शटडाउन्स होंगे। और ये भी याद रखो, आप डायग्नोस भी करने बैठोगे तो पता चलेगा कि पावर सप्लाई खराब नहीं थी तो कंपनी भी नहीं बेच पाओगे और अब आप अटक के रह गए हो। इसलिए एक बार को ज़्यादा वोल्टेज की पावर सप्लाई खरीद लो, ऐसा गलती से भी ना हो कि कम वोल्टेज की खरीद ली। और यही कई लोगों के साथ होता है जो सस्ते ब्रांड्स के साथ जाते हैं। उनके कंप्यूटर में दिखाया गया कि 420 वॉट्स की डिमांड है कंप्यूटर की मैक्सिमम, उन्होंने कहा मैं 450 वॉट का PSU खरीद लेता हूँ। पता चला वो सस्ता ब्रांड था, वो 400 वॉट से ज़्यादा नहीं निकाल सकता था, और जैसे ही ग्राफिक कार्ड ने ज़्यादा डिमांड कर ली कंप्यूटर रैंडम शटडाउन होने लगेंगे। तो कम से कम अगर कोई सस्ता भी खरीदने जा रहा था तो भी बड़ी पावर सप्लाई तो खरीद लेता 500-550 वॉट की। और ये भी बात है, आप याद रखो, अअच्छी PSU आप खरीदोगे 10 साल तक आराम से साथ निभाएगी आपका। 10 साल की वारंटी वाली PSUs तक आती हैं। मतलब अच्छी PSU जो होती हैं 10 साल की बता रहा हूँ, 5, 7, 10 साल सब तरह की वारंटीज आती हैं अच्छी PSU अगर आप खरीदोगे। और जो चीप वंस है ना, जो ज्यादातर आप Amazon से खरीद रहे हो, कहीं और जगह से खरीद रहे हो, बहुत सारी आ रही है सस्ती वाली, उस पर 1 साल से आपको ज्यादा की वारंटी देखने को नहीं मिलेगी। और मेरा एक बहुत बड़ा मेरा सवाल है, आपके पूछो वो सवाल नहीं, मेरा सवाल है, मुझे ये बता दो, आप जो पावर सप्लाईज आप खरीद रहे हो सस्ती सस्ती, उनका रिव्यू कहाँ है? कौन उन्हें खोल के रिव्यू कर रहा है? कौन उनके करंट की टेस्टिंग कर रहा है? कौन उनके अंदर के कंपोनेंट्स देख रहा है कि इसमें कौन से कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, कौन सी PCB लगी हुई है, कौन से मॉसफेट्स लगे हुए हैं? सच्चाई ये कोई नहीं कर रहा है। उसके अंदर ना प्रोटेक्शंस है, वो तो कंपनी अपने पेज पे भी नहीं दे पाएगी, ना उसमें कोई प्रोटेक्शंस है, ना कोई ढंग की चीज़ है। वो एक फायर हजार्ड है, और बिना कोई रिव्यू देखे आप वो सस्ती पावर सप्लाईज खरीदते हुए आ रहे हैं। जब वो मैं 10 साल की बात कर रहा था तो मुझे याद आया कि कई लोगों ने इंटरनेट पे बताया है कि उनके पास सुपर फ्लावर की PSUs हैं। सुपर फ्लावर एक बहुत ही बड़ा नाम है पावर सप्लाईज के अंदर, और ये बहुत ही एक खास नाम है। खास क्यों है मैं बता दूंगा। वैसे ये खास बात इसमें यह है कि वो OEM भी हैं
और वो डिज़ाइनर भी हैं। क्या अंतर होता है OEM डिज़ाइनर लेबल्स के बीच में मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन वो बहुत ही रेप्यूटेड ब्रांड है। और उस ब्रांड की पावर सप्लाई लोग बताते हैं कि 14 सालों से वो एक ही पावर सप्लाई चलाते हुए आए। कंप्यूटर उन्होंने 4 बार बदल दिया, उन चारों कंप्यूटर में PSU कॉमन थी, वही PSU वो लगाते रहे, 14 साल तक PSU ने साथ निभाया। आप सोचो, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। अच्छा, दूसरी एक और बात बता दूं मैं, अंग्रेजी तो मैंने पढ़ दी, सुपर फ्लावर और वगैरह वगैरह, और वो PSU की टीयर लिस्ट वगैरह। सच्चाई ये है कि टीयर ए की, जब आप वो टीयर लिस्ट में जाओगे कि PSU कौन सी अच्छी होती है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, टीयर ए की ज़्यादातर PSUs आपको इंडिया में नहीं मिलेंगी, जो कि सच्चाई की बात है। लेकिन टीयर बी और टीयर सी की PSUs आपको इंडिया में मिल जाएंगी, तो उन्हें ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप ज़रा समझने की कोशिश करना कि ये वीडियो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी SSD एक बार को आपके मदरबोर्ड को इफेक्ट नहीं करती है, लेकिन आपका PSU आपके कंप्यूटर में लगे सारे कंपोनेंट्स को इफेक्ट करता है, SSD से लेके ग्राफिक कार्ड, मदरबोर्ड, CPU, सब कुछ। और ये जो एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि एक्चुअली में जानलेवा है, एक्चुअली में नुकसान करा देगी, आग लगा देगी, चीज़ें जला देगी, उस चीज़ को आप उस मनी से खरीदते हो जो बचा खुचा रह गया है। आपने जो भी बजट बनाया था अपने PC खरीदने का, आप सारा पैसा ग्राफिक कार्ड में लगाए दे रहे हो, CPU में लगाए दे रहे हो, जो बचा खुचा बिल्कुल पैसा होता है, उस बचे खुचे पैसे से PSU आती है। और 99% बिल्डर्स का यही थीम है कि वो जो है बचे खुचे पैसे से PSU खरीदते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। आपको सीरियसली एक अच्छी पावर सप्लाई में इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, PSU बनी किससे होती है? PSU कई कंपोनेंट से बनी होती है। कॉमनली आपने सुन रखा है कैपेसिटर, लगे उसमें ट्रांसफॉर्मर्स भी होते हैं, इंडक्टर्स भी होते हैं, डायोड, रजिस्टर्स, ये सब चीजें लगी होती हैं उसके अंदर। लेकिन मेन खेल जो है वो कैपेसिटर्स का ही है। इंडक्टर्स क्या होते हैं? एक्चुअली में अगर आप PSU खोल के देखोगे तो आपको कॉइल से नजर आएंगे। ये जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। इंडक्टर्स का मेन काम जो होता है वो ये होता है कि सडन करंट चेंजेस को रोके। अगर इंडक्टर समझ लिया है तो ट्रांसफार्मर्स होते हैं, जो कि आपकी सड़क पे भी लगा होगा। जो आपके घर में बिजली आती है वो एक ट्रांसफार्मर से आती है, आप भी जानते हो ट्रांसफार्मर फूक गया लोग कहते हैं। ट्रांसफार्मर आपके एक PSU में भी लगा होता है। ट्रांसफार्मर का मेन काम होता है वोल्टेज को स्टेप डाउन या स्टेप अप करना, मतलब वोल्टेज को चेंज करना। ये दो कॉइल्स या फिर 2 इंडक्टर साइड बाय साइड लगे होते हैं, उनसे बनता है एक ट्रांसफार्मर। लेकिन अब ज्ञान बहुत बांट दिया मैंने, मुद्दे पे आ जाता हूँ, कैपेसिटर पे, जो मेन खेल है। वैसे रजिस्टर और डायोड्स की भी क्या जरूरत होती है मैं आगे बता दूंगा आपको। कैपेसिटर का मेन काम होता है कि ये सडन वोल्टेज चेंजेस को रेजिस्ट करता है, और यहीं पे खेल शुरू होता है अच्छे और सस्ते कैपेसिटर्स का। जो अच्छा कैपेसिटर होगा, जो महंगा कैपेसिटर होगा, वो 105 डिग्री सेल्सियस तक पे ऑपरेट करने के लिए होता है। वहीं ज़्यादातर जितने भी सस्ते कैपेसिटर्स होते हैं वो 85 डिग्री सेल्सियस की लेवल के साथ आते हैं, वो उतने पे ही ऑपरेट कर सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, इनमें अंतर इतना होता है कि अच्छा कैपेसिटर 85 डिग्री सेल्सियस वाले कैपेसिटर से 4 गुना तक ज़्यादा लाइफ रख सकता है। और इसीलिए आप देखते हो कि महंगी पावर सप्लाईज इतने लंबे टाइम तक चलती हैं। और ऑब्वियसली सबसे अच्छे कैपेसिटर्स में हमेशा नाम आता है जापानीज कैपेसिटर्स का। जापानीज कैपेसिटर्स की भी मैं आपको कहानी सुनाऊंगा आगे। देखिए, ऑपरेटिंग टेम्परेचर एक कैपेसिटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। 10 डिग्री सेल्सियस का भी इंक्रीज आ जाता है कैपेसिटर में तो उसकी लाइफ पे इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। और क्या होता है अगर लगातार एक हाई टेम्परेचर पे एक कैपेसिटर चलता है? उसकी मौत हो जाती है, और मौत होती है धमाके के साथ। कैपेसिटर फटता ही एक बैंग सा होता है। तो फिर ये सवाल उठता है कि हाँ ठीक है, समझ में आ गया, जापानीज कैपेसिटर्स बहुत अच्छे होते हैं, तो हर कोई इसे इस्तेमाल क्यों नहीं करता? एक तो रीज़न आप भी समझ गए होंगे, जो हमेशा से हर चीज़ का रीज़न रहा है कि किसी चीज़ में अच्छी चीज़ क्यों नहीं इस्तेमाल होती है, पैसा। जापानीज कैपेसिटर्स महंगे पड़ते हैं, सीधा सीधा, ठीक है, इसमें ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। दूसरा रीज़न है कि जापानीज कैपेसिटर्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है। ज़्यादातर PSUs जो है चाइना में बनते हैं, और चाइनीज़ PSUs के लिए चाइनीज़ कैपेसिटर प्राप्त करना ज़्यादा आसान होता है बनिस्बत जापानीज कैपेसिटर के। कई बार तो होता है कि जापानीज कैपेसिटर्स को इम्पोर्ट करना पड़ता है जापान से चाइना में, तब जाके वो लगते हैं। या कई बार ये भी होता है कि जापानीज कंपनी थी लेकिन चाइना में ही स्टैब्लिश्ड है, उसके जो प्रोडक्शन हो रहा है जापानीज कैपेसिटर्स का वो चाइना के अंदर ही हो रहा है। लेकिन तब भी एक चाइनीज PSU मैन्युफैक्चरर के लिए चाइनीज कैपेसिटर प्राप्त करना ज़्यादा आसान है
जापानीज कैपेसिटर के, जो कि चाइना में ही बन रहा है। फिर सवाल उठता है, कॉमन सेंस की बात है कि क्यों नहीं बल्क में खरीद लेती ये चाइनीज पीएसयू कंपनीज जापानीज कैपेसिटर्स को बल्क में खरीद लेंगी, फिर लगाती रहेंगी, अवेलेबिलिटी का चक्कर ही नहीं है। मसला ये है कि कैपेसिटर को आपको अगर स्टोर करना है तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे स्टोर करना पड़ता है और दोबारा उसे लगाने से पहले एक बार टेस्ट करना पड़ेगा। वो झमेला ज़्यादा है और लंबा है, इसलिए फ्रेशली बिल्ट कैपेसिटर्स आते हैं, उन्होंने वो टेस्टेड भी हैं, तभी के तभी उन्होंने पीएसयू के अंदर लगा दिया। इसलिए इसको बल्क में खरीद के स्टोर करने का भी ऑप्शन नहीं होता है। अब गुड कैपेसिटर की जब भी बात आती है तो जापानीज कैपेसिटर कोई बनाता ही नहीं है, और यूएस और जर्मनी में भी अच्छे कैपेसिटर्स बनते हैं। लेकिन बात यह है कि जो आपकी कंज्यूमर ग्रेड की पावर सप्लाई आती है, जैसे आपके कंप्यूटर में लगी हुई है, उसके लिए सिर्फ जापानीज कैपेसिटर्स ही अवेलेबल है। यूएस और जर्मनी वाले कैपेसिटर्स ये कंज्यूमर ग्रेड वाली पीएसयू में नहीं लगते हैं। फिर दूसरी टीयर के कैपेसिटर्स आते हैं जो टाइवानीज मेड कैपेसिटर्स होते हैं। ये एक अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं डिसेंट प्राइस पे, और ज्यादातर ये टाइवानीज कैपेसिटर्स आप देखोगे मिड लेवल की जो पीएसयूज होती हैं उनके अंदर। और ये जो जापानीज कैपेसिटर्स और टाइवानीज कैपेसिटर्स के नीचे जितने भी कैपेसिटर्स आते हैं, तो उसमें एक बात क्लियर हो जाती है कि जो मैन्युफैक्चरर था पीएसयू का, उसका एकमात्र उद्देश्य था कि सस्ता पीएसयू बनाऊं। उसका ये उद्देश्य कतई नहीं था कि ये पीएसयू एक लंबे टाइम तक चले। अगर उसका ये उद्देश्य होता ना कि ये पीएसयू लंबे टाइम तक चले, तो वो सिंपली जापानीज कैपेसिटर्स खरीद के इसके अंदर लगाता। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। कई सस्ती पीएसयूज में एमओवी नाम की एक चीज आती है, वो नहीं लगी होती। एमओवी का मेन काम होता है कि जो वोल्टेज स्पाइक्स होती हैं उससे प्रोटेक्ट करे आपके पीएसयू को और फाइनली आपके पीसी को। और इस तरह के कंपोनेंट्स की कमी होती है एमओवी जैसे, जहां पर लोग ये सजेस्ट करना शुरू कर देते हैं कि तुम यूपीएस लगा लो। यूपीएस बीच में जब आप रख देते हो ना, तो जो वोल्टेज स्पाइक्स होती हैं, तो यूपीएस के अंदर भी बिल्ट इन प्रोटेक्शंस होते हैं, तो वो संभाल लेती है उन वोल्टेज स्पाइक्स को। और एक बार को वो खराब हो जाएगी, और वो आपने यूपीएस देखा होगा, वो भी काफी डिजिटली कंट्रोल्ड होता है, तो वो खराब जो है वोल्टेज या करंट को आने नहीं देता आपके पीएसयू के अंदर में भी। लेकिन मेरा यहाँ कहना है कि जब आप एक अच्छा खासा यूपीएस ही खरीदने जा रहे थे, तो वो पैसे अपने पीएसयू में लगा लेते ना, वही चीज तो बचाता वो। खैर, जो यूपीएस है उसके भी स्कैम की पूरी कहानी मैंने एक वीडियो में बनाई हुई है, वो भी आप देखिएगा। मैं ये नहीं कहता कि सस्ता पीएसयू बेकार है या यूपीएस मत खरीदो या सस्ती एसएसडीज नहीं खरीदो, लेकिन आपको पूरी पिक्चर पता होनी चाहिए, उसके बाद अपना फैसला कर लो। क्योंकि आप खरीदने जाते हो यूपीएस अपने गेमिंग कंप्यूटर के लिए जिसमें लगा हुआ है 4080, उसके लिए पता कितने हजारों हजार का यूपीएस आएगा। जो नॉर्मल यूपीएस है आपके कंप्यूटर को सपोर्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि इतना ज्यादा वो करंट निकाल ही नहीं सकता यूपीएस अपने अंदर, उसकी बैटरी निकाल ही नहीं सकती कि आपके कंप्यूटर को वो सपोर्ट कर सके। ये यूपीएस वाली सलाह आप जगह जगह देखोगे कि यूपीएस लगा लो कंप्यूटर में, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक दो दिक्कतें रोक लेंगी। और यही एमओवी जैसी चीज अगर आपने अच्छे ब्रांड की पीएसयू खरीदी होती तो लगी हुई आती, तो भी आपको दिक्कत की जरूरत नहीं थी। लेकिन जानकारी के अभाव की वजह से आदमी को जितना समझ में आता है वो उतना कर देता है। चीप पीएसयूज के अंदर आपको ज्यादातर इस्तेमाल करते हुए मिलेंगे डायोड्स, जबकि उन्हें कायदे से लगाना चाहिए रिले, जो कि हेल्प करते हैं थर्मिस्टर को। थर्मिस्टर होता है एक पर्टिकुलर टाइप का रजिस्टर होता है जो दूसरे कंपोनेंट्स के बचाता है कि लार्ज करंट उनके अंदर ना चला जाए। ये सस्ते महंगे का हो गया। जो महंगा पीएसयू होगा उसके अंदर रिले लगी हुई आएगी, जो सस्ता पीएसयू होगा उसके अंदर एक सस्ता सा डायोड लगा होगा। अब एक बढ़िया चीज के बारे में आपको बताता हूं, कंट्रोल सर्किट के बारे में। अब जो अच्छी पीएसयूज आती हैं उसमें डिजिटल कंट्रोल सर्किट लगा होता है। डिजिटल कंट्रोल सर्किट एनालॉग सर्किट के साथ लगा होता है। एनालॉग सर्किट तो सारी पीएसयूज में आता ही आता है, सस्ती में भी मिलेगा और महंगी में भी मिलेगा, लेकिन महंगी वाली में आपको डिजिटल कंट्रोल सर्किट मिल जाएगा। अब डिजिटल कंट्रोल सर्किट का एक मजा ये है कि ये डाटा को फास्टर प्रोसेस कर सकता है बजाय एनालॉग सर्किट के, और इसकी वजह से परफेक्ट लोड रेगुलेशंस को देता है ये पूरे आपके कंपोनेंट्स को। रियली बहुत ही फार सुपीरियर चीज है डिजिटल कंट्रोल सर्किट। और इसकी एक मजे की चीज जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि इसके साथ आप अपने पीएसयू को मॉनिटर कर सकते हो। अगर आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है उस कंपनी का, तो इस पीएसयू के अंदर क्या चल रहा है आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हो, क्योंकि ये डिजिटल कंट्रोल सर्किट है, डिजिटल डाटा दे सकता है। एक यूएसबी
केबल निकलेगी, वो आप अपने मदरबोर्ड पे लगा दोगे। और ये कई मेरे पास जो कंप्यूटर में जो पावर सप्लाई लगी हुई है RMI सीरीज की है, इसमें डिजिटल कंट्रोल सर्किट है। मैं USB लगाता हूं और मैं अपनी स्क्रीन पे देख सकता हूं कि इसके अंदर क्या चल रहा है। यानी कि अगर आपकी पावर सप्लाई कहती है कि ये आप सॉफ्टवेयर से भी ऑपरेट कर सकते हो, इसमें कई चीजें आप देख सकते हो, यानी कि गारंटेड बात है कि उसके अंदर डिजिटल कंट्रोल सर्किट लगा हुआ है। लेकिन क्या एनालॉग कंट्रोल सर्किट बुरी चीज होती है? सस्ता महंगा चल रहा है तो बेकारी चीज होती होगी? नहीं, एनालॉग कंट्रोल सर्किट भी बहुत ही रिलायबल है और बहुत ही टाइम टेस्टेड है और अच्छी परफॉर्मेंस दे जाता है। बस मुद्दे की बात एक ये है कि डिजिटल कंट्रोल सर्किट एनालॉग कंट्रोल सर्किट से अच्छा होता है और ऑब्वियसली एनालॉग कंट्रोल सर्किट सस्ता होता है। ये तो बताने की जरूरत नहीं थी, फिर भी बता दिया। अगली चीज होती है PSU के में लगे हुए फैंस। सबसे पहले खराब होने वाली चीजों में से, ज्यादातर लॉन्ग लास्टिंग PSUs में से पंखा ही वो चीज होती है जो खराब होता है सबसे पहले। और पंखे का मेन काम होता है कि जो कैपेसिटर्स हैं उनका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन रहे। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि 10 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर इंक्रीज एक कैपेसिटर्स के लिए बहुत ज़्यादा उसकी लाइफ को कम कर देते हैं। और कई बार कई सस्ती PSUs में लगातार वोल्टेज हाई रहने की वजह से वो फट के PSU बर्बाद हो जाती है। जब PSU फैंस की बात आती है ना, तो बियरिंग्स की बेसिकली बात आती है। पंखा तो बहुत बड़ा होता है, आप कहोगे इसमें पंखड़ी दिखाई दे रही है मेरे को, ये पंखा होता है। कहानी होती है बियरिंग की, जो सारी कहानी है वो बियरिंग की है। जो अच्छे और बुरे फैंस की बात होती है, वो जो डिफरेंशिएशन होता है उनके बीच में, वो मेनली जो होता है वो बियरिंग्स का होता है। बियरिंग क्या होता है? बियरिंग बेसिकली एक सिलेंडर होता है जिसके अंदर शाफ्ट चलता है। इस शाफ्ट पे पंखे लगे होते हैं, तो इसमें जब चलता है तो यहां पर लिक्विड होता है, लुब्रिकेशन चाहिए। आपका भी कॉमन सेंस है इतना कि लुब्रिकेशन चाहिए यहां पे। ये सारे फैक्टर जो लुब्रिकेशन का खेल है बियरिंग का शाफ्ट में चलने का, यही फैक्टर जो है वो सारा खेल चेंज कर देता है सारे पंखों के बीच में। सबसे कॉमन है स्लीव बियरिंग। कुछ नहीं होता है इसमें, शाफ्ट है, उसके अंदर तेल लगाया, इस पे शाफ्ट पे तेल लगाया, बियरिंग के अंदर डाला, ये घूमता रहेगा। अब आप भी कॉमन सेंस लगाओ कि जब ये तेल उड़ जाएगा पंखा खराब हो जाएगा, दैट्स इट। इसे लुब्रिकेशन चाहिए ना चलने के लिए। और सच्चाई की बात है कि स्लीव बियरिंग अच्छे फैंस होंगे लंबे टाइम तक चल जाएंगे, सस्ते फैंस होंगे वो ज्यादा लंबे नहीं चलेंगे। प्लस स्लीव बियरिंग भी उतनी बुरी नहीं होती है। फिर इसी में एक टाइप होती है डबल बॉल बियरिंग। ये स्लीव बियरिंग से थोड़े से अच्छे होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा नाम जो आता है जब आप बड़ी वाली पावर सप्लाई खरीदते हो तो आपको नाम सुनाई देंगे फ्लूइड डायनेमिक बियरिंग, हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग। ये बड़े बड़े नाम यूज होते हैं कि ये पंखे बहुत ही सॉलिड वाले हैं। इसमें बेसिकली बस एक बात ये करी है कि जो ये शाफ्ट जो है बियरिंग के अंदर चल रहा है, और ये जो प्रॉब्लम थी ना कि तेल उड़ गया है यहाँ से, ये इसे बिल्कुल सील कर देते हैं। तेल उड़ता नहीं है, सील्ड है बिल्कुल। और आप भी समझ गए कि स्लीव बियरिंग का ही एक ये एडवांस वर्जन है जो ये FDB और HDB हैं। और वैसे मैंने बात नहीं करी, FDB और HDB वाले जो फैंस होते हैं, बियरिंग वाले फैंस होते हैं, इन्हें आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन में इस्तेमाल करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे आजकल ज़्यादातर ठीक ठाक फैंस आते हैं, महंगे अच्छी क्वालिटी के स्लीप फैंस लोगे तो उसमें भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप पूछोगे फ्लूइड डायनेमिक बियरिंग और हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग में क्या अंतर है? अंतर कुछ नहीं है, पेटेंट की वजह से अलग अलग नाम है, दैट्स इट। दोनों सेम चीज़ें हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। और बाकी सारे फैंस की बियरिंग से भी नाम जब आएंगे तो वो इन्हीं के वर्जन्स होते हैं जो सारे और फैंस डेवलप हो रहे हैं। तो अगर आपको अपनी पावर सप्लाई में लिखा हुआ मिल जाए कि इसमें फ्लूइड डायनेमिक बियरिंग है या इसमें हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग है, तो आप समझ लो बहुत ही प्रीमियम पावर सप्लाई आप खरीदने जा रहे हो। अब प्रोटेक्शंस की बात चली है तो प्रोटेक्शंस में मैंने आपको बताया ना कि मैंने हाउ टू चूज अ पावर सप्लाई में आपको क्लियरली बता रखा है कि कौन कौन सी प्रोटेक्शंस होती हैं। मैं लंबा इस वीडियो को नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि मैं उसमें काम कर चुका हूं। यहाँ सस्ते महंगे की बात हो रही है तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको OCP, SCP, OVP जैसे प्रोटेक्शन तो मिल जाएंगे हर सस्ती पावर सप्लाई में, लेकिन आपको तलाश है कम से कम 6-7 प्रोटेक्शन मिलने चाहिए अगर आप अच्छी पावर सप्लाई लेने जा रहे हो। 6-7 प्रोटेक्शंस बिना बात के नहीं होते हैं, ये एक्चुअली में काम आते हैं। ये 3 प्रोटेक्शंस आपको क्यों मिल जाते हैं मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये कैसे दे रही है पावर सप्लाई। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं 80+ की। 80+ अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, एक ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली जो सर्टिफाई करती है PSUs को, वो टेस्ट करती है
10, 20, 50 और 100% पे चला के लोड देती है 10, 20, 50 और 100% का, और ये देखती है कि क्या ये पावर सप्लाई 80 के ऊपर एफिशिएंसी दे रही है, और फिर 80 के एफिशिएंसी ऊपर दे रही है तो उसमें भी कितनी दे रही है। कई जो 95 तक पहुंच जाती है तो उन्हें टाइटेनियम मिल जाता है कि 80+ टाइटेनियम है ये, और जो 80, 81, 82 के पास रहती है उसे ब्रोंज का लेवल दे देते हैं वो। लेकिन मुद्दे की बात मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा, अगर कोई पावर सप्लाई आपको ये बेसिक चीज है उस पे 80+ की रेटिंग भी नहीं है, वो सर्टिफाइड भी नहीं है, तो सोचो कितने नीचे लेवल की पावर सप्लाई है। उससे तो बिल्कुल ही दूर भाग लो। ये सबसे आसान कामों में से होता है जो कई सस्ते ब्रांड्स भी कर लेते हैं कि सर्टिफाई तो करवा लाओ 80+ ऑर्गेनाइजेशन से। अब अगर आप में से कई लोग ये सोचते हो कि जिस कंपनी की आप पावर सप्लाई खरीद रहे हो वो कंपनी पावर सप्लाई बनाती है, PSU बनाती है, तो मुझे बड़ा आप पे प्यार आ रहा है। आप बहुत ही मासूम हो, आपको बहुत कम पता है कंप्यूटर इंडस्ट्री के बारे में। कम से कम 200 से ज़्यादा पावर सप्लाई मैन्युफैक्चरर्स हैं दुनिया में, मतलब 200 रिपोर्टेड हैं, इससे ज़्यादा ही होंगे, और ज़्यादातर चाइना में है। लेकिन मैं आपको अंतर बता देता हूँ कि अंतर क्या होते हैं। कौन होता है डिज़ाइनर, कौन होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, कौन होता है लेबल्स। OEM सब जानते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो एक्चुअली में अपनी पावर सप्लाई खुद बना रहा है, उसकी फैक्ट्री है वो खुद बना रहा है। अब हो ये सकता है कि वो डिजाइन तो किसी और कंपनी से लेके आता हो लेकिन मैन्युफैक्चर खुद करता हो, या ये भी हो सकता है कि वो डिजाइन भी अपने उसके पास है और मैन्युफैक्चरिंग भी खुद ही करता है, यानी कि बनाता मैं हूं, प्रोडक्शन पावर सप्लाई की मेरे यहाँ होती है। इसीलिए आप देखोगे बिल्कुल सेम टू सेम पावर सप्लाई, कोई अंतर नहीं जरा सा भी, दो ब्रांड्स में मिल जाएंगी आपको, क्योंकि इन दोनों ही बड़े ब्रांड्स की एक ही PSU मैन्युफैक्चरर था। और अगर आप पूछो एग्जांपल क्या है तो आपको सीसोनिक है, सुपर फ्लावर है, ये सब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये अपनी पावर सप्लाई खुद बनाते हैं। वहीं ये अगर एग्जांपल चाहिए हो आपको कि डिजाइन भी अपना करता हो, मैन्युफैक्चर भी अपना करता हो, ब्रांड भी खुद हो, तो इसका एक लौता एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। वैसे एनरमैक्स वगैरह भी, लेकिन इंडिया में ज़्यादातर मैंने देखा है सुपर फ्लावर, जो कि बहुत ही कम खरीदते हैं लोग, बहुत बड़ा ब्रांड है, सुपर फ्लावर है जो इसका पर्टिकुलर एग्जांपल है। वो सब कुछ खुद ही करता है, ब्रांड भी है, डिज़ाइन भी करेगा, मैन्युफैक्चर भी करेगा। वही दूसरी तरफ आते हैं डिज़ाइनर्स। ये क्या है, रिसर्च और डेवलपमेंट करते हैं, पूरा बताते हैं कि अच्छी पावर सप्लाई क्या होती है। ठीक है, उन्होंने रिसर्च कर ली, पूरा नक्शा वक्शा बना दिया और वो बेच दिया चाइना फैक्ट्री में, ये बना, सारे ये कंपोनेंट्स लगा, तो इन्हें कहते हैं डिजाइनर्स। इसका एक प्राइम एग्जांपल हो गया कॉर्सेयर। कॉर्सेयर खुद की पावर सप्लाईज नहीं बनाता, सिर्फ डिजाइन करता है, रिसर्च और डेवलपमेंट करता है और बनाता है दूसरा OEM। और ये जैसे कि आपने OEM में समझा, ऐसे ही आप इसमें डिजाइनर्स में समझो कि एक डिजाइनर कई OEMs को यूज कर सकता है, यानी कि कॉर्सेयर जैसा ब्रांड अपनी अच्छी पावर सप्लाईज होंगी, जैसे RMI सीरीज की पावर सप्लाईज हैं, तो वो दूसरे OEM से बनवा रहा है जो अच्छी पावर सप्लाईज बनाने में स्पेशलिस्ट है, और जो अपनी सस्ती वाली है, जैसे पहले VS सीरीज आती थी, अब CX सीरीज हो गई, इसकी पावर सप्लाईज वो दूसरे PSU मैन्युफैक्चरर से बनवाएगा, दूसरे OEM से बनवाएगा जो सस्ती PSUs बनाने में स्पेशलिस्ट है। फिर आते हैं सबसे लेजी लोग, लेबल्स। इनसे ही सबसे ज़्यादा चिढ़ है मुझे, सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम मुझे है तो वो इनसे ही है। ये सिर्फ ठप्पा लगाते हैं, मतलब इनने खरीदी पावर सप्लाई, सब कुछ बना हुआ है, उसका सब कुछ किया हुआ है, इन्होंने से खरीदा, लेबल लगाया और आगे रीसेल कर दी। ये कुछ नहीं करते, मतलब ये कोई रिसर्च डेवलपमेंट नहीं करते, ये कोई डिज़ाइन नहीं करते, मैन्युफैक्चरिंग तो ऑब्वियसली नहीं कर रहे हैं। वैसे कुछ थोड़े दिमाग वाले जो लेबल्स होते हैं उनका थोड़ा सा कंट्रोल होता है क्वालिटी पे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लेबल्स होते हैं उनमें कोई दिमाग नहीं होता। वो प्योर बिजनेसमैन है, वो सिर्फ एक ब्रांड तैयार करना जानते हैं, एक कंट्री के अंदर सिर्फ एक ब्रांड तैयार करेंगे और उन्हें सिर्फ स्टिकर लगाने आते हैं। वो स्टिकर भी क्या चाइना में लग जाता है, वो भी ये खुद नहीं कर सकते, सिर्फ स्टिकर लगाना आता है और उन्हें रीसेल करना आता है। इनकी स्पेशलाइज होती है लेबल्स की ब्रांड खड़ा करने में, ये कुछ नहीं करते। मतलब अपने जो भी ब्रांड ये तैयार हुआ है, मैं ऑब्वियसली नाम नहीं लूँगा किसी का भी, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय स्टिकर लगाने का। इनके लिए मार्केटिंग सबसे अच्छी चीज़ है, और ये अगर ये समझ लेते हैं कि एक सस्ता प्रोडक्ट हम उतारेंगे, हम बेचना जानते हैं, हम उसको चमका ऐसा देंगे कि बगल में खड़ा होगा ये महंगी पावर सप्लाईज के, तो भी लोग हमारा खरीद लेंगे, ज़्यादा नहीं सोचेंगे क्वालिटी वॉलिटी के बारे में। और जो बुरे से बुरे बदतर होते हैं ना, वो स्टिकर तो बहुत अच्छा लगाते हैं, डब्बा तो बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन पावर सप्लाईज की क्वालिटीज़ बहुत बुरी होती हैं
प्रोटेक्शन कुछ मिलता नहीं है, एफिशिएंसी भी कम होती है, और मैं ये आपको बताता हूँ वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट है, वो तो कुछ सर्टिफिकेशंस भी नहीं लेते। अब सवाल उठता है, बहुत देर हो गई, बहुत सवाल उठता है, कुछ बताओ कि हमें कुछ समझ में आया है कि अच्छी पावर सप्लाईज कैसे चूज करते हैं। देखो एक कॉमन सेंस ही बताऊंगा मैं आपको, रिव्यू तो आपको कुछ मिलेंगे नहीं है इंडिया में, ठीक है, जो पावर सप्लाई ज़्यादातर लोग खरीद रहे हैं। और अगर रिव्यू करेगा भी कोई तो वो टाइम वेस्ट कर रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का इंटरेस्ट है वो 1700-1500 वाली पावर सप्लाईज में। उसका रिव्यू करके कोई आपको यही बताएगा कि इसमें कुछ भी अच्छा नहीं लगा हुआ, प्रोटेक्शन कुछ है नहीं। लेकिन मैं कॉमन सेंस वाली बात बताऊंगा जो आप देख के समझ सकते हो। अभी मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ जी ने कॉमन सेंस वाली बात करी है, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसे। देखो कोई पावर सप्लाई आपको बहुत हाई वोल्टेज एक बहुत ही कम पैसों में दे रही हो तो ऑब्वियसली वो सस्पिशियस है। उदाहरण के तौर पे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको समझाने की कोशिश करूँ। अगर एक 750 वॉट की पावर सप्लाई है, आप इस सस्ती वाली जिसको आप खरीदने निकल रहे थे 750 वॉट की पावर सप्लाई, आप इसके प्राइस देख लो। वहीं आप 4-5 अच्छे ब्रांड जो आप जानते हो, कॉर्सएयर, डीप कूल, कूलर मास्टर, सीसोनिक वगैरह वगैरह, जो उसी सेक्शन में आते हैं करीब करीब, आप उनकी 750 वॉट की ऑफरिंग देख लो कि ये लोग कितने में बेच रहे हैं। अगर ये सस्ती वाली इनसे 750 वॉट की, ये भी 750 वॉट है सारे, ये भी 750 वॉट है, ये आधे प्राइस में दे रही है तो खुद का ही कॉमन सेंस लगा लो, इसने मक्कारी कर ली है। वो लोग बहुत चीजें दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता कभी किसी भी प्रोडक्ट में कि मैं चीज वही दे रहा हूं, बिल्कुल सेम चीज है इन अच्छे ब्रांड्स के बराबर, ये सारे ब्रांड्स अच्छे अच्छे रखे हुए हैं इनके बराबर और कीमत मैंने आधी कर दी, ऐसा नहीं हो पाता है। दूसरा मेरी सलाह ये है कि हो सके तो कोशिश करें कि आप एक इंटरनेशनल नेम्ड ब्रांड लें। कॉमन सेंस, जिसका इंटरनेशनली नाम नहीं है उससे थोड़ा बचें आप। जैसे मैं नाम लेता जा रहा हूँ, कूलर मास्टर, कॉर्सएयर, सीसोनिक, डीप कूल या और भी कई इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, उनका आप ले सकते हो। जिसका इंटरनेशनली नाम नहीं है उससे तो दूर ही रहो, क्योंकि एक बार को चांसेस हैं कि जो आपका इंटरनेशनल ब्रांड है उसका कहीं ना कहीं कोई रिव्यू हो, जबकि बहुत कम रिव्यूज़ होते हैं, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, और जो बताने वाला है वो ये भी बता देगा कि मैं खरीदने क्या जा रहा हूँ, तो कुछ आइडिया हो गया। जो अननोन ब्रांड है जिसका कोई रिव्यू नहीं, सिर्फ रिव्यू देखने को मिल रहा है, ये अच्छी पावर सप्लाई है ना, उसको पावर सप्लाई को खोला गया, उसको टेस्ट करने के लिए मशीनरी आती है पावर सप्लाई को, वो किसी के पास नहीं है इंडिया में, इसीलिए चालाकी करती हैं गीगाबाइट जैसे ब्रांड्स। दूसरा आपको देखो 3 तो हर कोई दे रहा है, वो प्रोटेक्शंस आपको देखने हैं कि आपको 6-7 मिल जाए, 6-7 प्रोटेक्शंस आपको मिल गए उसके अंदर तो आप समझ लो आप अच्छी पावर सप्लाई खरीद रहे हो। वरना अगर आपको 3 प्रोटेक्शन दे रहा है ना, वो बड़ी चिल्ला चिल्ला के कहेंगे। जो सस्ता ब्रांड होता है वो अपनी पावर सप्लाई पे बड़ा चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मेरे अंदर 3 प्रोटेक्शंस आपको मिल जाएंगे, OVB, OPP, SCP प्रोटेक्शंस मिल जाएंगे। बेसिकली ये कहाँ से देते हैं, वो एक नॉर्मल फ्यूज और रजिस्टर लगा होता है, ये है वो प्रोटेक्शन, दैट्स इट। कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई कुछ नहीं, फ्यूज और रजिस्टर, ये है प्रोटेक्शन आपकी PSU की। तो कोशिश करें कि ऐसी पावर सप्लाई लें जिसमें 6-7 प्रोटेक्शंस आपको मिलते हैं। पैसे लगेंगे लेकिन फ़ायदा ही होगा। और अगर आप बहुत बड़े टेक्नीशियन हो और जानकारी भी रखना चाहते हो तो वो भी बताए दे रहा हूँ कि अगर आप पावर सप्लाई खोल लेते हो तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस है, सबसे पहले कैपेसिटर पर नज़र डालो, खुली हुई पावर सप्लाई में देखो, उस पर साफ साफ बड़ा बड़ा लिखा होगा 85 डिग्री सेल्सियस या फिर उस पर लिखा होगा 105 डिग्री सेल्सियस। तो ऑब्वियसली मैं आपको बता चुका हूं कि 105 डिग्री सेल्सियस वाले जापानीज कैपेसिटर्स होते हैं, उनकी 4 गुना तक ज़्यादा लाइफ हो सकती है मुकाबले में एक सस्ते 85 डिग्री सेल्सियस के कैपेसिटर के मुकाबले में। एक तो आपको ये पता चल गया कि अच्छी क्वालिटी का पावर सप्लाई है कि नहीं है। दूसरा कईयों को नहीं पता होता है कि अगर आपके पावर सप्लाई खुले में जो सर्किट बोर्ड है वो पीला पीला सा है तो समझ लो ये सस्ती पावर सप्लाई है। जो अच्छी पावर सप्लाईज आती है ना उसमें ड्यूरेबल नॉन फ्लेमेबल सर्किट बोर्ड्स लगे होते हैं अच्छे वाले। यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि अगर खुदा न खास्ता अच्छे पावर सप्लाई में आग लग भी गई तो वो प्लास्टिक पिघलेगी नहीं, वो सर्किट बोर्ड है, नॉन फ्लेमेबल है, वो जलेगा नहीं। दोबारा से एक बार याद दिलाऊंगा, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। कोशिश करो आप, जैसे मैंने आपको टेस्ट भी बता दिए कि कंपैरिजंस कैसे करने हैं। अगर एक 750 वॉट की आपको मिल रही है 5-6 हज़ार की पावर सप्लाई तो आपको कोई 1500 में दे रहा है तो आप समझ जाओ आपके सेम चीज़ नहीं खरीदी है आपने, मतलब इतना तो समझी जाओ सेम चीज़ नहीं खरीदी है। और ये जो आपसे ले रहा है ना 6000 रुपये, उसके मायने हैं, ऐसा नहीं कि बेकार चीज़ है वो। और जो लोग पैसे कमाते हैं कंप्यूटर से, बड़े कंप्यूटर्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं जनरलाइज कर देता हूँ ना, कई बार मैं 20,000 से लेके 5 लाख वाले को एक ही कैटेगरी में रख लेता हूँ।
मैं साफ बात बताना चाहूंगा, जो लाखों वाले कंप्यूटर वाले हैं, आप बढ़िया बढ़िया पावर सप्लाईज खरीदो। 2-3 लाख वाले जो कंप्यूटर बना रहे हैं, अपने अच्छे अच्छे मोटर्स बड़े बड़े ले रहे हो, आप 10-15 हज़ार से नीचे की पावर सप्लाई पे बात मत करो। और जो दूसरे वीडियोस का मैंने आपको लिंक बताया ना, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उन्हें आप चेक कर लीजिएगा, तो पावर सप्लाई कैसे चूज करते हैं वो पता लग जाएगा आपको। साथ में वो SSD स्कैम वाला भी वीडियो है, बिल्कुल सेम इसी तर्ज पे है कि कैसे SSD का स्कैम होता है, कई बार आपको सस्ती SSD चिपका दी जाती है, वो सब भी उस वीडियो में। UPS की भी बात चली इस वीडियो में, तो UPS का क्या स्कैम है, जबरदस्ती क्यों चिपका दिया जाता है जैसे कि आपको जरूरत नहीं है, मैं आपको बता चुका हूं। तो वो UPS वाले का भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वो भी आप चेक करना। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई बंदा हो जो बिजनेस के लिए अपना PC बनवाना चाह रहा हो, कुछ कंसल्टेशन लेना चाह रहा हो, तो मैं आपको 3 घंटे की कंसल्टेशन दे दूंगा 1 आवर पर डे की फॉर 3 डेज फॉर अ प्राइस ऑफ 10,000 रुपीज। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल दिए दे रहा हूं, उस पर आप भेज दो, मैं आपको आगे का प्रोसेस समझा दूंगा। ये सिर्फ उनके लिए है जो बिजनेस के लिए PC बनाना चाह रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि मैं कहां से PC लूं और कैसा PC बनाऊं। एक पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए, आर्किटेक्चर है या AI के लिए कुछ PC बनाने जा रहे हैं, तो उनके लिए कंसल्टेशन अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना आप। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल में पहली बार सब्सक्राइब करें। आप देखते हैं इंडियन गेमर चैनल, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।